बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल लॉज का है। आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ इसको क्यों रिलेट भी करेंगे। हम एनवायरमेंटल लॉज का आपको पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, वो किस तरह से को रिलेट करते हैं, इस चीज़ को जो है इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सामने अब तक हम पढ़ के हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है ना कंजर्व करना है, महफूज करना है, उसकी जो है ना डिप्लीशन रिसोर्सेज की हो रही है, इस चीज़ को हमने मैनेज करना है। तो ये मैनेज किस तरह से होगी, उसके लिए जो है वो कोई रूल्स होंगे, उनको हम फॉलो करवाएंगे। इन्वायरमेंटल जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ को लॉज के बारे में जो है वो रेगुलेशंस जो होंगी, हमारी रूल्स होंगे, लॉज होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हम अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको इन्वायरमेंटल लॉज का जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल जो लॉज जो होते हैं वो इटसेल्फ होते खुद क्या चीज़ है, जिनको हम जो है वो लॉज कहते हैं। सबसे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में जो है कि इन्वायरमेंटल लॉज इज द कलेक्शन ऑफ laws, regulations, agreements, and common law that interact how humans interact with their environment. Environmental laws बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ लॉज एंड डिफरेंट लॉज जो बने हुए हैं। एयर के लिए जो है लॉ बना हुआ है, वाटर के लिए लॉ बना हुआ है, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, या जो है कंपनी का जो है वो दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, या गवर्नमेंट के किसी जो आपका इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है उसका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या हमारे जर्नल नेचुरल लॉज जो हैं। नेचुरल लॉज क्या हो सकते हैं कि जो है ना हमने अपने हमें ये कहा जाता है जी आपने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ये एक नेचुरल लॉ है, कॉमन लॉ है, ठीक है। अपने ग्रीन रिसोर्सेज को आप काटे ना, कट ऑफ ना करें, क्यों? क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये सारे लॉज जो हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। अब जैसे बच्चा है ना, बच्चा आपको जो है ना, आप उसको चीज़ें सिखाते हो, बच्चे नहीं, बड़ों की इज्जत करनी, बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह हाँ, ये लॉज हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि हमने अपने एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करना, एक्सेस अमाउंट में हमने उनको यूज़ नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, ठीक है। हमने उनके अपने रिजर्वायर्स को कंजर्व भी करना है, ऐसे कंजर्व करना है कि हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट्स जो है ना डेवलप कर सकें। इसके बारे में इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं। उसमें कहता है इट आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लॉज। इस इन्वायरमेंटल लॉज को हमें खाली इन्वायरमेंटल लॉज या इसको नेचुरल रिसोर्सेज लॉज कहते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको बैलेंस करना है, या यूं कहो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो इसलिए दीज लॉज आर आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लॉज। करते क्या है ये कहता है कि दे आर अ कलेक्टिव एड्रेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये कलेक्टिवली ये लॉज जो है वो हमारे एनवायरमेंट की कंडीशन को एड्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट इस टाइम पे किस कंडीशन में, क्या वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो चुका है या पोल्यूटेड होने जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एड्रेस करते हैं कलेक्टिवली। इसके बाद वो कहता है रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रेगुलेटरी गाइड्स नाउ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। जो ये लॉज हैं, ये जो रेगुलेटरी रिगाइड्स हैं, ये हमारे पास जो है वो एनवायरमेंटल को लीगली तौर पे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रांगली। हमारे ये रेगुलेशंस जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं। मतलब हम यूं बात कर लो, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंटल लॉज की होने की वजह से जो
रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे बेसिक नीड्स हैं हमें अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए, विच आर फोकस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये रेगुलेटरी गाइड्स जो है, सेट ऑफ रेगुलेशंस, एग्रीमेंट्स, लॉज जो हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के ऊपर फोकस करते हैं। लाइक एग्जांपल दी है, फॉरेस्ट को मैनेज करना, अपने मिनरल्स को मैनेज करना और फिशरीज को मैनेज करना। रिसोर्सेज है ना हमारे, मिनरल्स का मतलब है कि अगर पहाड़ में से हम जो है मिनरल्स, जो मादनियात जिनको हम कहते हैं, ठीक है, अगर इनको हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, मुसलसल स्पीड के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये एट द एंड क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि डिप्लीशन हो गई। तो हमने अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाए। ठीक हो गया। तो इन्वायरमेंटल लॉज के पर्पस क्या होते हैं, ये दो पर्पस हैं इसके। इन्वायरमेंटल लॉज क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, या आप लोगों को पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, तो आज तो डेफिनेशन जरूरी हैं और इस तरह का क्वेश्चन, व्हाट आर डिफाइन द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। दे एनवायरमेंटल लॉज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एक बात, पहला पहला लॉ जो है, इसका जो पर्पस है वो ये है, फर्स्ट पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और सेकंड क्या है, क्रिएट द रूल्स, क्रिएशन ऑफ रूल्स जिनको लोग फॉलो करें, फॉर हाउ पीपल कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज। उनको फॉलो करके लोग इस चीज को फॉलो करें कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ पीपल कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अभी आप लोगों के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी, कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स। हमारे फ्यूचर नीड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बगैर डिस्टर्ब किए हुए हम अपने प्रेजेंट में अपने नेचुरल रिसोर्सेज को उस रेट के साथ, उस स्पीड के साथ, उस क्वांटिटी में जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कौन बताएगा, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉज होंगे, वो इस चीज़ को फोकस करेंगे। इसीलिए इन्वायरमेंटल लॉज का पर्पस है टू क्रिएट द रूल्स फॉर हाउ पीपल कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज। ये दो दो के आगे ये पर्पस थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, इसको एक्सप्लेन कहता है कि इन्वायरमेंटल लॉज जस्ट इन्वायरमेंट को, पहले वाले पॉइंट को, जस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते खतरे से, फ्रॉम हार्म, कोई खतरे से जस्ट उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, बट दे आल्सो डिटरमिन हु कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन व्हाट टर्म्स। कौन लोग हैं जो अब नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। एंड व्हाट टर्म्स का मतलब है कितना और क्यों। ठीक है, कितना का मतलब जो है ना, बात तभी आएगी जब पता होगा कि भाई, हाँ भाई आपको ये रिसोर्स चाहिए तो क्यों चाहिए बताओ। ओके, आपकी वाकई वाकई हमारी नीड है, लाइक हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनकी पॉपुलेशन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, इसलिए उसने कहा एंड ऑन व्हाट टर्म्स। नेक्स्ट कहता है दीज लॉज में रेगुलेट द पोल्यूशन। ये अगर हम इन लॉज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इससे हम पोल्यूशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है, हम अपने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब ये वाले किस पॉइंट में आ रहे हैं, ये सेकंड में, क्रिएट द रूल्स फॉर हाउ पीपल कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम अपनी फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या होगी, अगर हम रेगुलेशंस लगा देंगे, हम रूल्स बना देंगे कि भाई आपने टिम्बरिंग नहीं करनी, लकड़ी नहीं काटनी दरख्तों की, तो हम अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। मिनरल हार्वेस्टिंग, आपने एक हद से ज़्यादा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ख्योड़ा की कान है नमक की, अगर सारा नमक निकाल लोगे वहाँ से बेचने के लिए और एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दोगे, बाहर भेजना स्टार्ट कर दोगे, तो पाकिस्तान के लिए क्या बचा। तो एक रूल एंड रेगुलेशन है, भाई हमारी कंट्री की इतनी डिमांड है, इतना पोर्शन जो है वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक हम इंडिया वालों को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के कंट्री नीड्स के लिए इतना
और एक्सपोर्ट के लिए इतना सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है। ये ना हो ना कि वो जो है ना 5-10 सालों में सारे का सारा नमक जो है वो निकाल लो, तो पीछे हम क्या करेंगे? फिर हमें भी समुंदर का पानी से जो है वो सॉल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे बाकी कंट्रीज करती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है एंड एनिमल्स एंड फिश पॉपुलेशंस को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हमारे एनवायरमेंटल लॉज के पर्पस थे। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, डिफाइन द एनवायरमेंटल लॉज। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये बन सकता है। अब बात करते हैं व्हाई डू एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेट, इनको जो है ना रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है मुझे। दीज लॉज कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक, क्यों? क्योंकि ये हमारी एयर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, दे कैन मैनेज आवर वेस्ट। थर्ड पॉइंट जो है क्यों जरूरी थे, अब ये एक अलग क्वेश्चन है आपका। व्हाई डू एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेट दीज, इम्प्रूव और कंट्रोल द एयर क्वालिटी, ठीक है, कंट्रोल और इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, दे कैन मैनेज द waste, they clean up the contaminate from the streams। ठीक है, ये कंटेमिनेशन जो कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स जो गंदगी फैलाते हैं, जो कंटेमिनेशन करने का बायस बनते हैं, उनको वहाँ से साफ किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी का मतलब है कि हम अपने केमिकल्स जो हैं लाइक आप मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मेडिकल इंजेक्शंस होते हैं, मेडिकल मेडिसिन्स होती हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, क्या उनको आप ओपन उसमें सोसाइटी में, ठीक है, वेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसका केमिकल, उन केमिकल्स का जो है वो लाइक एक और बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या उनको आप ओपन प्लेसेस पे फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स को उनका जो डिस्पोज है उसका उसकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हंटिंग, शिकार को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप बैन लगा दो जी, मारखोर का शिकार करना बैन है पाकिस्तान में, और वो है भी, उससे क्या होगा, हम अपनी पॉपुलेशन को, उस स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं, हमने इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को महफूज कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। फिशिंग, यहाँ फिश का शिकार करना बैन है, लाइक वेल्स का शिकार करना बैन है। अगर वेल पाकिस्तान के सी में है तो उसको शिकार नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये हमें इन्वायरमेंटल लॉज के रेगुलेशंस जो हैं, अगर हम उसको रेगुलेट करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ें, क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इन्वायरमेंटल लॉज कौन कौन से हैं जी, लिस्ट डाउन करो। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट। अब अपने एयर एक्ट को क्लीन करने के लिए जो है, एयर को क्लीन करने के लिए उसका एक लॉ बना हुआ है, वाटर के लिए बना हुआ है। ये कंप्रीहेंसिव रिस्पांस है, एनवायरमेंटल रिस्पांस, जो हमारे एनवायरनमेंट के सारे रिसोर्सेज को कंप्रीहेंसिवली चेक करते हैं, उनको रिस्पांस को चेक करते हैं, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, और लायबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेंगे एनवायरनमेंट को। तो इसके ऊपर जो है ये CERCLA जो है वो लॉ बना हुआ है। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्पीशीज एक्ट। इसमें यह है कि आपके मारखोर, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पाकिस्तान से मारखोर की जो स्पीशी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये भी हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है। इंटीग्रेटेड स्पीशीज एक्ट को देखा जाता है कि कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शंस की तरफ जा रही हैं, खात्मे की तरफ जा रही हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट होता है, फिर हर कंट्री का अपना जो है ना पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट है, ठीक है। और फिर एक होता है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज एक्ट। हम मोस्टली हम बात करेंगे नीपा की,
क्यों? क्योंकि हम अपने नेशनल की बात करेंगे। नेशनल नीपा को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ, यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 1983 में। ठीक है, अब आप लोगों को ये पूछा जाएगा, एमसीक्यूज है, व्हाट इज मीन बाय पीईपीओ? पीईपीओ क्या है? ऑर्डिनेंस है। और इसको बाद में चेंज कर दिया गया, इस एग्रीमेंट को, इस लॉ को जो है वो ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ था, इसको एक्ट का नाम दे दिया गया बाद में। ऑर्डिनेंस की जगह इसको क्या दे दिया गया नाम? एक्ट का। कब दिया गया? 1997 में। तो ये पीपीओ पीपो जो है ये पीपा बन गया। इस पीपा के अंडर जो है वो नेशनल आ जाती है। ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंडर हमारे पास जो है वो नीपा आती है, नेशनल। आगे ईपीए, सेम टू सेम। ठीक हो गया। अब मैं आ जाता हूँ पीछे। नीपा के अंडर आती है नेशनल। नीपा एक्ट जो है ये क्या क्या होता है बेसिकली? व्हाई नीपा एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? नीपा रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड जब भी आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमें एक फिजिबिलिटी प्लान बनाना होता है, उसकी फिजिबिलिटी बनानी होती है, देन उसकी इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे क्या होगा उसकी असेसमेंट करनी होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैलकुलेट डिटरमिन करना होता है, और उसकी असेसमेंट डिटरमिन करने का मतलब ये है कि आप उसकी, जैसे हम लोग आपकी असेसमेंट करते हैं ना पेपर लेके, तो इसी तरह हम जो है ये इसमें अंडर नीपा जो है वो हम EIA करते हैं। बेसिकली पहले उसमें लिखा हुआ है कि ये क्यों ज़रूरी है जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एग्जांपल दी हुई है, कहता है इसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स करते हैं उस प्रोजेक्ट की। उसकी बेस पे जो असेस किया उसकी बेस पे आप एक स्टेटमेंट भी जारी करते हो। लाइक मैं कहता हूँ कि आपने असेस किया कि इस आपके प्रोजेक्ट लगने की वजह से, आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसकी वजह से जो ना फिशरीज को खतरा है, तो आप उसके लिए क्या अल्टरनेटिव दे रहे हो, क्या सोल्यूशन क्या दे रहे हो कि नहीं हम जो है ना अपने फिशरीज को जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, उसकी पॉपुलेशन को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव आप सजेशंस दे रहे हो। ठीक हो गया। तो ये आपकी स्टेटमेंट होती है बेसिकली। इसके साथ एक तो आपने ये बताया कि ये इसका जो है ना सोल्यूशन है, उसके साथ आपने ये भी बताना होता है कि प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, ये भी आपकी स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड इम्पैक्ट स्टेटमेंट दे आर असेसमेंट्स ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ इम्पैक्ट्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। कि जो आप एक्शंस ले, जो अल्टरनेटिव एक्शंस क्या ले सकते हो कि फिशरीज को बचाया जा सके। हाँ, हम कह सकते हैं कि जी हम फिशरीज को बचाने के लिए जो है ऐसा रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उनको एक नया एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें, वहाँ से उन फिशरीज को उठा के नए एनवायरनमेंट में ले जाए। क्यों हमें उस जगह पे हमने एक नया प्रोजेक्ट लगाना। जैसे मैं आप मूवीज में देखते हो बिल्डिंग्स का न्यू प्रोजेक्ट आता है, जी बिल्डिंग बनानी है यहाँ पे, अब वहाँ पे लोगों का रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, तो उनको पहले उसका अल्टरनेटिव प्लेस दी जाए कि भाई आप जो है ये इतना टाइम है, ये आपके अल्टरनेटिव प्लेसेस हैं, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पे जो है ना हमने एक न्यू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने जो है ना, या आप इन्वेस्टर हो तो आपने लगाना है, तो आपको पहले इजाज़त लेनी होगी, गवर्नमेंट को इजाज़त लेनी होगी गवर्नमेंट से, नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, टीपा से। ठीक है, तो वो जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाले ये कहेंगे कि भाई वहाँ पे तो लोग रहते हैं, हम क्यों आपको इजाज़त दें इस प्रोजेक्ट को लगाने की। तो क्या होगा, आपने वहाँ पे पहले ही उसका असेसमेंट की हुई थी कि ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपने उसका सोल्यूशन बताया था, अल्टरनेटिव दिया था कि सर आप जो हैं, हम लोग इस तरह हो सकता है कि हम इनको जो है वो अल्टरनेटिव प्लेस खरीद के और वहाँ पे इनको जो है ना लोकेशंस दे दें, उनकी जितनी ज़मीनें हैं उनका अल्टरनेटिव हम दूसरे इलाके में इनको दे सकते हैं। ठीक है, या जी प्रिवेंशन ये हो सकती है
कि भाई हम जो है चले जी इनको ऐसा करेंगे कि फ्लैट दे देंगे, ये भी अल्टरनेटिव में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं कि हमने कोई प्रोजेक्ट लगाना, तो इसके लिए दो चीजें हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट और उस असेसमेंट की बेस पे स्टेटमेंट देते हैं। अब ये इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये करता कौन है बेसिकली, ये आप लोगों ने जो है हमारा नीपा के अंडर जो नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो है हमारे पास ईपीडी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये क्रिएट हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ये किस लिए इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली पोल्यूशन की तरफ जा रहा था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट डेवलप हुआ, इसने एड्रेस करना था कि हमारे जो है वो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इन लोगों ने आगे फर्दर एक जो है ना एक एजेंसी डेवलप कर दी, इन्होंने आगे एक नई एजेंसी क्रिएट कर दी जिसको हम कहते हैं ईपीए। अभी आपके पास एमसीक्यूज हैं, व्हाट इज स्टैंड फॉर ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या एजेंसी। दे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगला क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईपीए? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करना किसकी, अभी बताता हूं, प्रोटेक्शन करना, कंजर्व करना, रिहेबिलेशन करना, इंप्रूवमेंट लाना, कहा किसमें, इन्वायरमेंट में। ये उसका पहला जो है वो आपका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलेशन, दोबारा से रीजनरेशन करना और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना। दे आर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपीए। सेकेंड उसी को द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल भी करना है और उसको प्रिवेंट भी करना है। एंड थर्ड वन इज द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम इन द प्रोविंस। ये ईपीए जो है ये हर सूबे की होती है, लाइक पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अलग है, केपीके की ईपीए एजेंसी अलग होगी, और जो है हमारे पास सिंध की अलग होगी, और बलूचिस्तान की अलग होगी, गिलगित बल्तिस्तान की अलग होगी। ये सारे ईपीएस जो है वो रिपोर्ट करती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट किसको फॉलो कर रहा है, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को। और ये नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ से निकला हुआ है, पीपा से। तो जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पहले हमें इजाज़त जो है वो ईपीए से, ईपीए को हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना प्लान दिखाना है, अपनी इम्पैक्ट असेसमेंट जो हमने की थी उसको दिखाना है, चेक करवाना है कि जी ये लो, ये क्या हम इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। अब आप लोगों के साथ ये किस तरह से रिलेट करता है कि आप लाइक जो ना कंपनी के मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, तो आपकी अगर आपको मैनेजमेंट वाले कहें कि जी आपने जो है ना जाके, ये इंजीनियर्स हैं, इन इंजीनियर्स को जो है ना जो रिपोर्ट देते हैं आपने इस चीज़ को, रिपोर्ट को फॉलो अप करना है। आपको इन चीज़ों का न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आपको इन चीज़ों का पता होगा कि किस किस से इजाज़त लेनी पड़ती है प्रोजेक्ट लगाने की, तो आप उनको भी बता सकते हो कि जी आप हमने जो है वो ईपीए वालों से इजाज़त लेनी है। ईपीए जो है वो ईपीडी डिपार्टमेंट के पास हमारी रिपोर्ट भेजेगी, उसको अकॉर्डिंग टू द जो नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर साथ कंपैरिजन करके उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। क्या वो जिस तरह हम कहते हैं ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हम अपने प्रोजेक्ट का एनओसी ले रहे हैं, और वो हम किससे लेंगे, इन्वायरमेंट वालों से। हर किसी से अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। लाइक जैसे ना अगर हम लाहौर में रहते हैं तो हम वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए, अगर हमें कोई लैंड परचेज करनी है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है
तो मुझे पहले एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने से पहले उसका प्लान देना होगा कि, और उसको बताना होगा कि वो क्या हम एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर तो ये एलडीए अप्रूव कर देती है आप, उसके लिए आपने उनको अल्टरनेटिव दिया होगा, तभी आप जो है वो अप्रूव करेंगे आपका प्रोजेक्ट को। वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आप इस्तेमाल होंगे, क्या वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो उसमें आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो? उसको सोसाइटी बनाने लगे हो जी आप, ये एग्जांपल आपके लिए। तो उसके लिए भाई पहले आपको इन्वायरमेंट वालों से, एलडीए से, लाइक ये तो एलडीए तो लाहौर की है ना, हर सिटी की, हर प्रोविंस की इसी तरह जो है वो इन्वायरमेंटल जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जो हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इसकी डेफिनेशन थी ईपीए की, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ईपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और थोड़ा सा उसको कहा है कि ईपीए इज बिल्डिंग, ईपीए जो है वो करती रहती है, कब? ऑन इट्स सक्सेस, जब वो सक्सेसफुली काम कर रही हो। किस तरह से? विद द एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट के साथ जो है सक्सेसफुली काम कर रही है। वो कब एनवायरनमेंट के साथ सक्सेसफुली काम कर सकती है? थ्रू द रिलायबल एंड इफेक्टिव रेगुलेशंस, जब एनवायरनमेंट में रिलायबल और रेगुलेशन जो है वो इफेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो गए, तभी जो है वो हम ईपीए जो है ना वो प्रॉपरली वर्कआउट कर सकती है। जिसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को जो है ना, आपको पता है कि जी ये फलां इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो क्या आप उसको इजाज़त दोगे? क्या आपका लॉ उसको इजाजत देता है? नहीं, हमारा लॉ कहता है नहीं जी, आप पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन इफेक्टिवली एक्टिव होंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट, अगर सिफारिशें लगेंगी कि यार ऊपर से मिनिस्टर का फोन करवा दिया, ठीक है, और आपने इजाजत ले ली है, तो एट द एंड क्या होगा? हमारा एनवायरमेंटल सस्टेन नहीं रहेगा, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा है कि इफेक्टिव रेगुलेशन की बेस के ऊपर उसकी सक्सेस, ईपी एजेंसी तब तक अच्छा काम कर सकती है जब तक उसके ऊपर कोई इफेक्टिवली वो रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवा सकती है किसी भी कंपनी से, किसी भी सेक्टर से। लेजिस्लेशन एंड हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, ये तीन जो है ना एक्शंस हैं। अगर ये ईपीए ये तीन एक्शंस इफेक्टिवली प्रॉपरली जो है वो ले लेती है तो ये ईपीए जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर सकती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि ये हमारे पास क्या करती है कि ईपीए सस्टेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स। अब ईपीए ने जो है ना एक स्टैंडर्ड बना दी कि भाई फला इंडस्ट्री है, जूस की इंडस्ट्री है ना, तो आप इस क्वालिटी का वाटर डिस्चार्ज कर सकते हो अपने वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो आप इस क्वालिटी का वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हो। आप जो है बेवरेज इंडस्ट्री है आपकी, कोल्ड ड्रिंक्स वाली, तो आपके लिमिट्स ये हैं। ठीक हो गया। आपकी केमिकल्स की इंडस्ट्री है तो आप केमिकल्स इस हद तक वेस्ट कर सकते हो। आपकी पेपर एंड पल्प की इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री है तो आपका वेस्ट वाटर जो है इस क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए जो है ना ईपीए ने नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, हर कंपनी टू कंपनी। अब आप लोगों को जो है वो एक असाइनमेंट में देता हूँ कि हमने नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेजर करने हैं, वो फाइंड आउट करने हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। ये आपने गूगल से मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है, फाइंड आउट करके डिफरेंट जो है ना इंडस्ट्रीज की, हर स्टूडेंट जो है वो 3 से 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंटल नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, लाइक किस तरह, मैं सिर्फ वेस्ट वाटर के लिए कह रहा हूँ। वेस्ट वाटर, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, आप बेवरेज इंडस्ट्री ले लो, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले लो, आप जो है वो
केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लो, ठीक है, ये आपके पास 3-4 इंडस्ट्रीज हैं, इनकी इनके वेस्ट वाटर की पीएच कितनी रिकमेंड की हुई है ईपीए ने, इनका टेम्परेचर कितना रिकमेंड किया हुआ है, क्या रेंज है टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर होना चाहिए उनके वेस्ट वाटर का, कितनी उसकी सीओडी होनी चाहिए, कितनी उसकी बीओडी होनी चाहिए, कितने उसमें नाइट्रेट्स होने चाहिए, कितने उसमें फॉस्फेट्स होने चाहिए, कितने उसमें क्लोराइड्स होने चाहिए, कितने उसमें आर्सेनिक होनी चाहिए, कितनी उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, कॉपर, निकल, जिंक, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर उसकी क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट वाटर, तो उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह एयर के लिए, अब भट्टे लगे हुए हैं, ये भट्टा एक इंडस्ट्री है ना, तो क्या उसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें पार्टिकल साइज कितना हमारे पास जो है वो चिमनीज में से निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके धुएं में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड में, कितने उसमें नॉक्सीज हैं, कितनी उसमें सॉक्सीज हैं, कितनी उसमें मीथेन है, ठीक है, कितनी उसमें क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, किस तरह से की जा सकती है। ये वो थोड़ी सी जो थ्योरी थी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है जब पीपा बना उसके अंदर जो है वो नीपा नीपा आएगी 98 में, 98 के बाद जो है वो उस नीपा के अंदर जो है वो क्या हमने देखना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और स्टेटमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट का एक और भी अल्टरनेटिव होता है आईईई। ये क्या होता है, इसको भी आगे हम जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये जो 2-3 डेफिनेट, मतलब पीपा को कब कब स्टैब्लिश हुआ और पीईपीओ कब स्टैब्लिश हुआ और व्हाट इज स्टैंड फॉर, पीपा और पीईपीओ जो है ना कब स्टैंड करते हैं, किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, एब्रीविएशन किस चीज की है, ठीक है, ये याद करनी है। अब पहले तो आपके सबसे पहले डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। डेफिनेशन क्या है, इट मींस एन इट इज एनवायरमेंटल स्टडी। ये एनवायरमेंटल स्टडी है जो जो के मुश्तमिल है, कंप्रोमाइजिंग करती है किसके, सबसे पहले आपने इन्वायरमेंटल स्टडी करनी है तो हमें अपने रिसोर्सेज का, वहां पे होने वाले एक्शंस का डाटा कलेक्ट करना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, इन्वायरमेंट के डाटा को कलेक्ट किया, प्रेडिक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स। जो हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने बात, मैं अभी बताया था कि हमने देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शंस का हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी पे और उसकी क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट है। सेकंड चीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा किया, उससे हमने जो है वो क्या किया है, प्रेडिक्शंस दी हैं कि हम ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उसकी क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट की क्वांटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ आप टिम्बरिंग करते हो, लकड़ी काटते हो, टिम्बरिंग फर्नीचर के लिए, कुकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए या कमर्शियल स्केल यूज के लिए, ये आपका एक्शन था, इसका आपके एनवायरनमेंट की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट है। डेफिनेटली जितने प्लांटेशंस कम होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम कम जो है वो रिड्यूस होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम कंज्यूम हो रही है दरख्त ना होने की वजह से, तो वो अल्टीमेटली आपका टेम्परेचर को ग्लोबल हाई कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज बनती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक हो गई। ये इसकी प्रोडिक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट है। जब इम्पैक्ट निकल आया तो फिर आपने कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स करना है। तो हम क्या इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, टिम्बरिंग का क्या इसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे सकते हैं, और उसका क्या, उसका तो नुकसान नहीं होगा हमारे एनवायरनमेंट पे की क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे, उसका इम्पैक्ट तो नहीं है। उसके साथ कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट, एवेल्युएशन ऑफ द प्रिवेंटिव्स। हमने जो प्रपोज्ड जो एक्शन लिया था उसके अगेंस्ट हमने जो प्रपोज्ड प्रिवेंशन मेथड्स बताए थे,
उनकी एवेल्युएशन करनी है कि क्या वो जो हमने टिम्बरिंग कर रहे हैं और हमने प्रपोज सॉल्यूशंस प्रिवेंशन मेथड्स दिए थे, क्या वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन करनी है। जैसे हम लोग, आपने पेपर दे दिया, हमने आपका पेपर क्या जो पूछा था उसका जवाब दिया, वैल्यूएशन कर ली, ठीक है। एंड माइटिगेटरी, या वैल्यूएशन ऑफ प्रिवेंटिव करते हैं, या वैल्यूएशन ऑफ माइटिगेटरी का मतलब है कि हम उसको जो माइटिगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, माइटिगेट करना। या हम कंपनसेटरी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, उसको एज अ कंपैरिजन हम कोई ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट की क्वालिटी जो है वो कम रिड्यूस हो सकती है। इसके लिए एग्जांपल हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लाइक आप कहते हो कि जी हाँ मुझे लकड़ी चाहिए फर्नीचर के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और मैंने ये एक्शन लेना ही लेना है। ओके ठीक है, मान लिया आपने टिम्बरिंग करनी है, आपने डिफोरेस्टेशन करनी है, तो क्या उस आपने अल्टरनेटिव में क्या कहा था कि जी हम जो है ना ऐसे पौधे लगाएंगे जो है जो जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, प्रिवेंशन में आपने कहा था कि हम अपने वाटर जो है ना फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं होने देंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है इसका जो है वो, अगर एक एरिया से काट रहे हैं तो दूसरे एरिया में हमने उस पहले ही प्लान किया हुआ कि हम वहां पे दरख्त लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, अगले 5 सालों में ये दरख्त, अगर हम इस एरिया का 5 साल में ये दरख्त काटेंगे तो इनके कंपनसेट में, इनके कंपैरिजन में किसी और प्लेस पे दरख्त जो हैं उतने ही दरख्त उतनी लेंथ के दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। ये मेजरमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आती है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट और क्या किस चीज़ को स्टडी करती है, फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को किस तरह से फॉर्मुलेट किया आपने, और आप किस तरह से ट्रेनिंग प्लान्स कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम कौन से ट्रेनिंग प्लान्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, या लोगों को, अपने लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स एंड फ्रेमिंग ऑफ रिकमेंडेशन, ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम उसकी बेस पे जो है वो इम्पैक्ट असेसमेंट एक स्टेटमेंट जारी करती है, रिकमेंडेशन देती है कि हाँ जी ये जो है ये हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेफ हैंड में है। इसी चीज को आगे थोड़ा सा इम्प्रूव मजीद उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, ये डेफिनेशन है आपकी। अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन इम्पैक्ट असेसमेंट तो ये 4 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आने मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता रहा हूँ। इम्पैक्ट असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक स्टडी, वही बात, ये स्टडी है क्या, डॉक्यूमेंटेड का मतलब तो यही है कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि हमने एवेल्युएशन करनी है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट करनी है उन पॉइंट्स की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट की, एंड रिपोर्टिंग सोशल, और उसकी रिपोर्ट को सोशली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के हिसाब से ऑफ द प्रपोज्ड, जिस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू कि भाई सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इकोनॉमी बेहतर होगी, क्या सोशलिज्म जो है हेल्थ लोगों की अच्छी होगी, लोगों को जो है ना इक्वालिटी मिलेगी, एनवायरनमेंट में जो है वो क्लीन वाटर मिलेगा, क्लीन एयर मिलेगी, जो है ना आपके पास ग्रीन एरियाज मिलेंगे फॉर रेजिडेंशियल एरियाज, सुकून होगा वहां पर। ये सारी चीजें जो है इसकी जो है वो रिपोर्ट करती है इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इंक्लूडिंग, और उसके अलावा मैनेजमेंट प्लान, कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं फॉर डीलिंग विद द नेगेटिव, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम किस तरह से मैनेज करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट। ये सारे काम किसके हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट के। जब इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाती है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट करने से पहले कुछ जो है ना
प्री स्टेजेस होती हैं। वो प्री स्टेज क्या होती है, आपने जो प्लान प्रोजेक्ट डिजाइन किया है ना, उससे पहले उसका प्लान बनता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज अ प्लान फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ये किसके लिए प्लान है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्या आपने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था, ठीक है, उसको आपने उसको प्लान किया, अब आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपके पास उसको उस प्लान की एक्टिविटीज का ऑलरेडी प्लान मौजूद हो। तो ये इम्प्लीमेंट जो है ये प्लान फिर क्या इंश्योर करता है, टू इंश्योर द साउंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टू माइटिगेट द एडवर्स एनवायरमेंटल। कि हम जो प्लान डिज़ाइन किया था, हम अपने एनवायरनमेंट को उस तरह से मैनेज करेंगे और अपने एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट थे हमारे प्रोजेक्ट को, उसको हम माइटिगेट कर देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये प्लान में हमें ये बताना होता है। एंड और दूसरी चीज़, कोई भी बिजनेस करते हो यही करते हो ना कि यार किसी को नुकसान ना हो और हमें फ़ायदा हो। तो माइटिगेट द एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का मतलब है ताकि इसके साइड इफेक्ट ना हो हमारी सोसाइटी पे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पे, और मैक्सिमम फायदा हो। ये आपके पास जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान था। जब ये प्लान बन जाता है तो फिर इसकी इनिशियल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसको हम कहते हैं IEE, फर्स्ट स्टेज इन द एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एट प्री फिजिबिलिटी लेवल। पहले हमें इसकी जो प्रोजेक्ट का प्लान किया है उस प्लान की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है कि आया कि ये प्रोजेक्ट जो हम प्रपोज कर रहे हैं ये फिजिबल है भी कि नहीं। और किस लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द पॉसिबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पॉसिबली किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है या उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो ये दो डिफरेंस है कि हमारे पास IEE क्यों करते हैं और EIA क्यों करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों करते हैं, इनिशियल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। वो कहता है कि IEE जो है वो एनवायरमेंटल प्रिलिमिनरी एनवायरमेंटल रिव्यू है, किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले की जाती है। और IEA जो है ये आपके पास फुल एनवायरमेंटल असेसमेंट है। जब प्रोजेक्ट लग जाता है तब हम जो है उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। वैसे तो पहले करते हैं लेकिन बाद में भी करते हैं। पहले होगी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी ना, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिलेगी तभी हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। IEE जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट को हैंडल करती है और की इम्पैक्ट असेसमेंट कैलकुलेट करती है, और EIA जो है आपके पास असेसमेंट जो है ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये डिफरेंस है, ये लो कॉस्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है और EIA जो है वो लार्ज हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। IEE का विद प्रोजेक्ट विद नो सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसका हमारे पास इम्पैक्ट भी छोटा ही होता है, इसलिए छोटा होता है, इसलिए उसने कहा है कि नो सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लेकिन EIA जो है ये प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमारे पास प्रिडिक्ट करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। दूसरा क्या, फाइंड वेज एंड मींस टू रिड्यूस द एडवर्स, और फिर पहले प्रिडिक्ट किया कि ये इम्पैक्ट्स हैं, फिर उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, हम उसकी शेप द प्रोजेक्ट टू सूट लोकल एनवायरनमेंट, हम अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से रीडिफाइन करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, इसका कम से कम नुकसान हो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, लोकली एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट द प्रेडिक्शंस एंड ओपिनियन टू द डिजायर। आपने असेसमेंट की, आपने अपनी प्रेडिक्शंस दे दी, अब इन प्रेडिक्शंस को आपने आगे अपने हायर अथॉरिटीज को पहुंचाना है, जिन्होंने इन प्रेडिक्शन की बेस पे, इन रिजल्ट्स की बेस पे, असेसमेंट की बेस पे जो है वो डिसीजन लेना है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को या हम इस जो है बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई EIA इज यूज्ड। ये ग्लोबल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। क्यों? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम पाकिस्तान USA में इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन हुआ है, तो हम जवाब देंगे कि भाई हमारे इतने रिसोर्सेज जो हैं, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स लगते हैं साल में, हम उनके जो है इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि उनकी कितनी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, चेंज क्लाइमेट चेंज में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल, तभी अप्रूवल मिलेगी जब उसकी ग्लोबली कमिटमेंट कंप्लीट होगी या नेशनल इम्पैक्ट अप्रूवल होगी, तो हमारे पास जो है वो इजाजत मिलेगी। मैंडेटरी फॉर ऑल डोनर्स, हमें अपने प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट शेयर विद द स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने पैसा लगाना है। रिड्यूस द एनवायरमेंटल डैमेज, ये इसलिए भी की जाती है ताकि हम एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकें, उसको रिड्यूस कर सकें, उसके डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम पहले ही प्रिवेंशन मेथड्स ले लेंगे तो। लोड द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म्स, ये हमारे लंबे अरसे में जो मसले मसाइल आते हैं, अगर हम पहले ही इनिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगी तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म में हम इसकी पैसे बचा सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट बचा सकते हैं। इंश्योर दैट डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू द, हमें अपनी डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आ रही है उसको नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड वो जो भी पीछे पड़ के हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ उसको इंश्योर करना है, को रिलेट करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, किसी चीज़ का डिस्चार्ज होना, क्या लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उसकी तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस चीज़ के बारे में भी ये स्टडी करती है और ये इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है कि ये इन चीज़ों को एड्रेस करती है। ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को फेस करने पड़ सकती हैं। आपकी एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, तो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ग्लोबली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। क्यों? लोग ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा फूड रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके सारों का नुकसान है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और शहर बस रहे हैं, ये भी जो है वो इम्पैक्ट असेसमेंट को लिए बड़ा चैलेंज है। फिर नेक्स्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अल्टर्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की एग्जांपल समझ लो। सोशल डिसइंटीग्रेशन जो है इससे हो सकती है। पर्पस क्या है इसका? हमारे पास जो है किसी को पर्पस और स्कोप यही है कि हमें अगर इम्पैक्ट असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि हम गवर्नमेंट से जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए NOC जारी करवा दें कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसमें क्या चीज़ें मैयर करनी होती हैं आपको, अपने अपने इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन देनी होती है जो आप रिपोर्ट बना के भेजते रहो, जिसकी बेस पे हमें इजाज़त मिलनी है। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, वो हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट बता के बारे में एक्सप्लेन करना है। हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे उस एरिया में जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा है, हम वहाँ की बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से मैनेज करेंगे, लाइक फ्लोरा फूना, इंटीग्रेटेड स्पीशीज, सेंसिटिव हैबिटेट्स हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है हमारी स्पीशीज की। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है, इट इंक्लूड द पॉपुलेशन, लोगों की लैंड ऑफ यूज हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या है हमारे सिस्टम का, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हिस्सेदार होते हैं, उसकी टीम के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं जी? सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर, सोशल एंड इन्वायरमेंट। सोशल और इन्वायरमेंट का साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। वो सोशलिज्म और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकता है।
फिर इन्वायरमेंटल डिवीजन का जो है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, वो हमारे पास इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैयर करेगा चीज़ें, वो नोटिस करेगा। फिर हमारे पास होता है इंजीनियर खैबर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खैबर पख्तूनख्वा, ही रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द RFP रिव्यू, जो है वो रिव्यू फॉर फील्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, उसके लिए, ताकि हम अपनी इन्वायरमेंटल की असेसमेंट कर सकें। दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, इनके क्या काम होते हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने देख लेने हैं, याद करने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें ये 4 नाम आ जाने, 2 ये हैं, ठीक है। तीसरा वो ऊपर क्या चला है, चौथा ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग फील्ड SCF, ये वो इम्पैक्ट असेसमेंट है। नीपा, नीपा के अंडर असेसमेंट की जाती है, इज परफॉर्मिंग अंडर US environmental laws to determine the needs of a environmental impact assessment, कि हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे तो स्टेटमेंट दे सकते हैं ना। तो पर्पस ऑफ नीपा क्या है, इज टू इंश्योर द डिसीजन मेकर्स इज एबल टू determine if the impacts of the proposed action will be significant। फिर रिपोर्ट्स बनती हैं, जो आपने कलेक्शन की है, जो इम्पैक्ट असेसमेंट की है, उसकी बुनियाद पे पहला ड्राफ्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जिसको हम DEA से, और एक होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट की बेस पे, वो DEA की बजाय क्या हो जाएगी, DEIS इम्पैक्ट स्टेटमेंट। इसी तरह हमारे पास फाइनल डिपार्टमेंट के बाद जो है, ड्राफ्ट के बाद हमारे पास फाइनल इन्वायरमेंटल असेसमेंट आ जाती है, फाइनल EA और फाइनल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। इन सारी रिपोर्ट्स की बेस पे गवर्नमेंट जो है, वो इदारा जो है नीपा, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसको हम कहते हैं फॉन्सी रिपोर्ट। फॉन्सी रिपोर्ट इज द फाइंडिंग ऑफ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कि आप जो प्रोजेक्ट लगाने लगो, इसका सोशल सिस्टम पे, उसका इकोनॉमी पे, उसका जॉब क्रिएशन में, या जो है इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट को फॉन्सी रिपोर्ट दी जाती है, फाइंडिंग ऑफ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जिस प्रोजेक्ट को फॉन्सी रिपोर्ट मिल गई नीपा की तरफ से, दे आर जस्ट अलाउड टू फुलफिल देयर प्रोजेक्ट, सिर्फ उनको इजाजत मिलती है कि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। तो ये तो था आज का हाफ टॉपिक, बाकी का हाफ टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो अरेंज कर लेंगे। आप लोगों का कल है ना, हाँ कल है, तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन करेंगे। आज का हाफ आ गया।